हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में उसी का प्रीवियस शेयर करने वाले हैं। हिंदी हो चुका है और जीके आज करना है। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, तो जीएस में किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क। तो कौन सा है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। वह मेमोरी यूनिट जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ता रहता है, वह प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। प्राइमरी स्टोरेज की मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है जहाँ पे डाटा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। डिस्क क्लीनअप, विंडोज डिस्क डेफ्रैगमेंटर, विजुअल बेसिक। तो कौन सा सही हो जाएगा। तो कौन सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है ऑप्शन नंबर डी, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इसके कॉम प्रोसेसिंग मॉडल प्रतिरूप के लिए विकसित किया गया तीसरी पीढ़ी का इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट या एक्टिव एक्ट डाटा ऑब्जेक्ट के द्वारा डाटाबेस के एक्सेस और एक्टिव एक्स कंट्रोल्स और ऑब्जेक्ट्स के निर्माण को सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे तो सब लोग जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए, हमला सतह या अटैक सरफेस, हमला हस्ताक्षर या अटैक सिग्नेचर, हमला पैटर्न या अटैक पैटर्न, हमला पथ या अटैक पाथ। तो क्या हो जाएगा, जो कंप्यूटर में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो हमला सतह या हमला। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हमला सतह या अटैक सरफेस कहते हैं। तो कंप्यूटर के संदर्भ में हमला सतह अटैक सरफेस वह तरीका है जिससे कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है। क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम, क्रिप्टोएनालिसिस। तो क्या होता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है। तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि पे कृषि की जाती है। तो 56.7, 60.7, 64.7, 68.7। तो 68.7% पे भूमि पे खेती की जाती है। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और कुल जनसंख्या का 65% कृषि पर निर्भर करते हैं और राज्य के आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 165.98 लाख हेक्टेयर 68.7% भूमि का उपयोग कृषि के लिए लिया जाता है। अगला, रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है।
तो अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है। तो कौन सा कांड सबसे छोटा है? तो किष्किंधा कांड सबसे छोटा है रामचरितमानस में। तो रामचरितमानस 15वीं शताब्दी के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचंद्र के निर्मल एवं विशद चरित्र का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें कितने कांड है? रामचरितमानस में 7 कांड है, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। कौन कौन से हैं? बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। सुंदर कांड है, लंका कांड है, और उत्तर कांड है। तो किष्किंधा कांड रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है। इसमें 1 से 30 दोहे हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? तो संत कबीर नगर में है, मिर्ज़ापुर में है, अम्बेडकर नगर में है, सुल्तानपुर में है। तो अम्बेडकर नगर में क्या है? किछौछा दरगाह शरीफ है अम्बेडकर नगर में। अगला है, श्रीमती एन राजम का संबंध किससे है? किस वाद्य यंत्र से है? तो एक कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? सितार, वायलिन, तानपुरा, बांसुरी। तो ये वायलिन वादक हैं। तो श्रीमती एन राजम वायलिन वादक हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? तो इलाहाबाद में, ये पहले का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा था, तो ये 2019 में किया जाना था। आगे बढ़ते हैं। कुंभ पर्व विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो कुंभ पर्व विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेला 2019 का आयोजन इलाहाबाद में हुआ था और 15 जनवरी 2019 से और यहाँ तक चला था। तो कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है अमृत कलश। इसका आयोजन हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। तो इसका आयोजन कहाँ कहाँ पे होता है? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि यहाँ इसका आयोजन कहाँ कहाँ होता है। ऑप्शन दे देगा हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। इसमें से एक ऑप्शन हटा देगा तो वही आंसर नहीं पूछेगा। इसमें से कहाँ आयोजन नहीं होता है तो याद रहेगा तो हो जाएगा। तो इसका आयोजन कहाँ कहाँ होता है कुंभ मेले का? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? तो बच्चे के जन्म पर, नामकरण पे। तो ये तो सब लोग जानते होंगे कि गांव में जब बच्चे पैदा होते हैं तो सोहर गाया जाता है, बच्चे के जन्म पे होता है। लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो लठमार होली कहाँ पे होती है? तो बरसाना में होती है लठमार होली। राधा के जन्म स्थान बरसाना की लठमार होली अपने अनूठे तरीके के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं की पुनरावृत्ति जैसी है। अगला है, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो मिट्टी की बारात कविता संग्रह के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, शिव मंगलम है, महादेवी वर्मा है, तो मैथिली शरण गुप्त है। कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिट्टी की बारात कविता लिखने वाले हैं शिव मंगल सिंह सुमन। आगे बढ़ते हैं। और मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता संग्रह जिसके लिए उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? तो
कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा। तो आगरा में है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या सर्वाधिक है? इलाहाबाद, आगरा। तो किस जिले में ज़्यादा जनसंख्या है? तो मुरादाबाद, गाजियाबाद। तो किस में है? तो इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और उससे कम मुरादाबाद, उससे कम गाजियाबाद। आगे बढ़ते हैं। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं के दान में दिए जाने वाले भूमि को क्या कहते हैं? तो चोल अभिलेख लिखा गया है उसमें जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो जो जैन सभाओं को दान में भूमि दी जाती थी तो उसे क्या कहते थे? वेल्लानगाई, सालाभोगा, पल्ली छानंदम, ब्राह्मदेया। तो क्या बोलते हैं? पल्ली छांदम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो फिरोज शाह तुगलक, गायसुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गायसुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। और गायसुद्दीन तुगलक ने सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। तो सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो हुमायूं की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान दे दी? तो लेन पुल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किसी मुगल शासक ने की थी? तो मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस शासक ने करवाई थी? शाहजहां ने करवाई थी। आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो शाहजहां ने 1608 और इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी हम लोग तैयार करेंगे। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में यानी इसके डिटेल में जो दिया है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे शाहजहां ने 1648 में दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले के दीवाने आम के पीछे की दीवार में बना एक कोष्ठ जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? तो क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे और गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वो कहाँ पैदा हुआ थे और निर्वाण कहाँ पे मिला था उनको? तो कुशीनगर में मिला था। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के एक रात पीपल वट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर उरुवेला यानी बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता किए थे? 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगाम, 1925 कानपुर। तो कौन सी अध्यक्षता किए थे? 1924 बेलगाम जो हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। और 1925 कानपुर में कौन की थी? सरोजनी नायडू की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल, जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? भोपाल, इलाहाबाद। ये तो सबको पता होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने कहाँ पे, जब चारों ओर से घेर लिए गए पुलिस के द्वारा, तो खुद को गोली मार लिए थे। कहाँ पे? भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। तो कहाँ पे मारे थे? इलाहाबाद में मारे थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद को काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा दे रहे थे। लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे, लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी। तो कब? 27 फरवरी 1931 को, और इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? नर्मदा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो नर्मदा नदी का समागम अरब सागर में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1289 किलोमीटर लंबाई में प्रवाहित होती हुई अरब सागर से कैम्बे की खाड़ी में समुद्र से मिल जाती है। यह नदी विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो कर्नाटक में है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम कहाँ पे है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है यहाँ पे। दूसरे स्थान पे मिजोरम। और सिक्किम का जनसंख्या घनत्व 86 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग है। नागालैंड का जनसंख्या घनत्व 119 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से है? हंगरी, रोमानिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। तो जर्मनी से है। डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी से है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप, ये तो सबको पता होगा कि एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो एशिया किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 1713 वर्ग मील है, जबकि अफ्रीका का इतना है। उत्तर अमेरिका का भी इतना दिया है, दक्षिण अमेरिका का। तो आगे बढ़ते हैं, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध
किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब। तो रावी नदी पे है। चमेरा बांध रावी नदी पे बनाया गया है। अगला है गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलेरस ज्वालामुखी कहाँ पे है? कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई। तो कोलंबिया में है गैलेरस ज्वालामुखी। अगला है थेसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो थेसेगर वाटरफॉल किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो महाराष्ट्र में है थेसेगर वाटरफॉल। अगला है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? 60 है, 70 है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना है? 80, 90। तो क्या है? 90 है। तो उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का वह भाग है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित 90% है। अगला है श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? अब नहीं है, पहले थे। तो कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। श्री रामनाथ कोविंद 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वे राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? तो हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। अगला है भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल के अनुसार करता है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 127। तो भारत के संविधान के यानी आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और राज्यपाल के पास कौन सा आर्टिकल होता है अध्यादेश जारी करने के लिए? कौन सा आर्टिकल है? तो 213 है राज्यपाल के पास और 123 है राष्ट्रपति के पास। अगला है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 17, 19, 15, 12। तो 12 होते हैं। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 होते हैं। अगला है डैश को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो किसको होती है? तो विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्यपाल का पास होती है। राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद, गुरुग्राम, चंडीगढ़, नोएडा। तो नोएडा में है। 2018 के एटी किर्नी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा था? क्या था? तो 2018 के एटी किर्नी DFDI में। तो 2018 के एटी किर्नी एफडीआई में कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 25वां, 11वां, 36वां, 74वां। तो कौन सा 11वां है?
आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के पुनर्जीकरण की योजना। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को डैश तक विस्तार की मंजूरी दे दी है। तो कब तक विस्तार की मंजूरी मिली है? 2020, 2022, 2025, 2030। तो यह 2020 तक था। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस 21 अप्रैल, 23 मई को, 18 जून को, तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं। और बाघ प्रोजेक्ट कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व में बाघों की तेजी से घटती आबादी के प्रति संरक्षण के लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 29 जुलाई 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन में प्रति वर्ष विश्व बाघ दिवस मनाने का फैसला किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ, मुंबई। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया? तो कौन सी सरकार ने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा। तो गुजरात ने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया। हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? 9, 7, 5, 3। तो कितने पे है? 7 पे है। तो हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना 7 सामाजिक मानकों पर आधारित है। अगला है, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए डैश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो तेलंगाना ने व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो पीपल कनेक्ट, क्राइम कनेक्ट, लॉ कनेक्ट, COP कनेक्ट। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा D, COP कनेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया? तो कौन सा त्रिपुरा का राज्य फल है? क्वीन अनानास है, किंग ऑरेंज है, प्रिंस आम है, क्वीन लीची है। तो कौन सा है? तो क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रो एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एसेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, न्यू बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख ही लेते हैं कब स्थापना। नाबार्ड का पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर बनता है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो फुल फॉर्म हो गया,
और इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। तो इसकी स्थापना किसके विकास के लिए हुई थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति के सिफारिश पर की गई थी। यह बैंक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, यानी हेडक्वार्टर क्या है इसका? महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 की 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। और किसके सिफारिश पे? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पे हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो ट्रैक्टर बाजार कौन सा है? ब्राज़ील है, अमेरिका है, रूस है, भारत है। तो सबसे ज़्यादा कृषि कहाँ पे होती है? तो जहाँ पे कृषि होगा सबसे ज़्यादा वहीं पे तो सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा कृषि होती है तो ट्रैक्टर की ज़रूरत भी भारत में ही पड़ेगी। एक तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, 27 से 29 सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मुंबई, दिल्ली, भोपाल, पटना। तो मुंबई में अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 150वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है। 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रिया, दक्षिण अफ्रीका। तो कौन है? 2018 में 2017-18 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक था? तो भारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जितना भी पेपर हुआ है प्रीवियस ईयर उसका प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे। इससे कुछ इसका ये कैसे क्वेश्चन पूछता है ये पता चल जाएगा और इससे कुछ क्वेश्चन मिल भी जाते हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रीजनिंग कराएं कि नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, जय हिंद।